हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान खंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कार्य पुस्तिका आपको आपके विद्यालय में आपको भर के लाने के लिए बोला गया होगा और इसके आधार पर आपको विद्यालय में नंबर भी दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम इसे देखते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप उस सब्सक्राइब को दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, आप उस घंटी को भी ज़रूर दबाएं। और जब घंटी को दबाइएगा तो आपको ALL ऑल लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उस ऑल को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो यूट्यूब पे बनाएं या आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको उस सब्जेक्ट की आसान विस्तार पूर्वक वीडियो बना के उपलब्ध कराऊंगा, जिसके बाद आपकी उस सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो जाएगी और आपको वह सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो जैसा आपको बताया कि आज का वीडियो हमारे विज्ञान खंड से आधारित है, तो आज हम इसमें अभ्यास कार्यपत्रक 3 भाग अ पे चर्चा करेंगे, जो आपका यूनिट 3 सजीवों की दुनिया से संबंधित है। और यदि आप पेज नंबर पूछें तो इस ये आपका पेज नंबर 19 होगा। तो चलिए एक एक करके इनके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो इनमें जो आपके पहले प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं। प्रश्न है कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान आपको लगाने हैं। दिया गया कि घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। कि देखिए आपके जो पैर में जो घुटने हैं, उस घुटने में आपको किस प्रकार की संधि मिलती है। तो देखिए आप जो घुटने, आप देखिए आप घुटने को आप एक तरफ तो मोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आप मोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा आप कर पाते हैं? नहीं, आप एक ही तरफ अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारे शरीर की कोई भी हड्डियाँ जो केवल एक ही ओर मुड़ी जा सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है मेरी हड्डी है, तो ये इसे मैं केवल इस और तो मोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इधर नहीं ला सकता। इधर मैं नहीं ला सकता, मतलब केवल एक ही तरफ यदि कोई हड्डी मुड़ सकती है तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम लोग बोलते हैं हिंज संधि। देखिए आप लोगों ने किवाड़ देखा होगा, तो किवाड़ आप देखिए आपका एक ही तरफ खुलता है, दोनों तरफ का किवाड़ नहीं खुलता है। तो आप किवाड़ में देखते होंगे कि आपको इस तरह से लगे होते हैं किवाड़ में, तो ये जो लगा हुआ होता है इसी को बोलते हैं हिंज। इसलिए इस संधि का नाम है आपका हिंज संधि। इस तरह से आपके किवाड़ में लगे होते हैं, इसलिए संधि का नाम दिया गया है हिंज संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 100 नंबर, हिंज संधि। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है। देखिए आप लोगों ने फूल तो देखे ही होंगे, कुछ इस प्रकार से आपके फूल उड़ाते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि इस प्रकार से आपके कुछ एक धारी नुमा निकली रहती है। इधर आपके पत्ते रहते हैं, यहाँ पे आपकी फूल आके मिली होती है। तो देखिए, तो फूल के दो भाग होते हैं, एक पुंकेसर एक स्त्री केसर। आपका जो ऊपर में जो सब पतले पतले जो डंडे निकले रहते हैं वो आपके पुंकेसर भाग होते हैं, आपके जो नीचे वाले भाग होते हैं ये आपके स्त्री केसर भाग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें जो पुंकेसर भाग हैं, तो पुंकेसर भाग में आपके परागकोश होते हैं और परागकण होते हैं। तो ये आप देखते हैं इनमें से ऑप्शन में मेरे कौन से दिए गए हैं। तो जब आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे परागकोश आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका होगा परागकोश। अगला जो सवाल है वह है निम्नलिखित में से बीजांड पादप के किस भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए बीजांड उसको बोलते हैं जहाँ पे आप लोगों ने फूल देखे होंगे या फल देखे होंगे, जहाँ पे बीज बनते हैं तो उस भाग को बीजांड बोला जाता है। तो देखिए आप लोगों को तो जानते ही होंगे कि जो फूल होते हैं वहाँ का क्या वो जड़ में देखें आप लोगों ने फल या फूल? नहीं, तने में नहीं, पत्ती में नहीं, फूल और फल जो होते हैं वो आते हैं आपके पुष्प में। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, पुष्प। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया निम्नलिखित में से विसर्पी लता का उदाहरण है।
देखिए आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सी लताएं देखी होगी जिन्हें कि हम लोग लत बोलते हैं, जो कि यदि अब ज़मीन पे है तो वह ज़मीन पे ही फैल जाता है, ऊपर नहीं उठने पाता है। लेकिन जब से कोई सहारा मिल जाता है, जैसे कोई झाड़ी मिल गई, कोई लकड़ी मिल गया, दीवार मिल गई, तो आप देखते हैं कि वो आपका ऊपर तक चला जाता है। तो उस प्रकार की जो लताएं होती हैं उन्हें ही बोलते हैं विसर्पी लता। तो देखिए आप लोग तो आम जानते हो तो अपने आप बढ़ता है, नीम भी अपने आप बढ़ता है, पीपल भी अपने आप बढ़ता है। लेकिन अगर आप अंगूर देखे होंगे, आप फिर वीडियो में अंगूर को देखे होंगे, तो अंगूर जो होती है लता के समान होती है और अपने आप ऊपर नहीं जाने पाती। इसे किसी पेड़ के सहारे या फिर किसी झाड़ी के सहारे ऊपर किया जाता है। तो ये हमारा जो इसमें सही आंसर होगा कि विसर्पी लता कौन है, तो आपका विसर्पी लता आपका हो जाएगा अंगूर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला गया जबड़े व कपाल के मध्य की संधि पाई जाती है। तो हमारे जो जबड़े हैं और जो हमारे कपाल हैं, तो हमारे जबड़े और कपाल के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, यह आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो आप इन्हें जानते होंगे कि यहाँ पे जो संधि पाई जाती है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे पाई जाने वाली संधि का जो नाम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे पाई जाने वाली संधि का नाम है अचल संधि। देखिए अचल संधि उसे कहते हैं जो कि चलता नहीं हो, मतलब कि जिसके बीच की दूरी कभी कम अधिक नहीं हो। आपने देखा होगा क्या आपके जो ऊपरी जबड़े हैं या फिर जो आपका कपाल है, दोनों के बीच की दूरी कभी कम अधिक होती है? क्या दोनों में से कोई है जो कि घूम सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उन्हें हम कहते हैं अचल संधि। अचल संधि। तो संधि तो आपका दिया गया, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि मतलब कि उसके बीच की दूरी नहीं घटती बढ़ती है, वह नहीं घूम सकते हैं। अगला दिया है पक्षियों के अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर डैश बनाती हैं। देखिए आप लोगों ने पक्षी देखे होंगे, पक्षी के आप लोगों ने दो पैर देखे होंगे और दो पंख देखे होंगे। लेकिन देखिए पक्षी में जो टोटल होते हैं, टोटल 4 पैर माने जाते हैं। उनमें से 2 तो आपके पैर ही रहते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो आप उड़ते समय देखते होंगे कि वो क्या बन जाते हैं, वो पंख बन जाते हैं। तो जो आगे के पैर होते हैं वो पंख बन जाते हैं, पीछे के पैर पैर ही रहते हैं। तो जो पक्षियों का अग्रपाद मतलब कि आगे का पैर है, वह की अस्थियाँ किस में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वह आपके पंख में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह होगा पंख। तो आपका आंसर हो गया पंख। तो चलिए अब इसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी को खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। देखिए यदि आप लोग खेत गए होंगे, खेत में यदि आपने मिट्टी को कोड़ा होगा या फिर अपने बागान में कहीं पे खोद मिट्टी को अगर खोदा होगा, तो आप देखते होंगे कि उसके नीचे से हमें क्या निकलते हैं, तो उसके नीचे से हमें केंचुए मिलते हैं। उसके नीचे से हमें क्या मिलते हैं, तो उसके नीचे से हमें बहुत से केंचुए प्राप्त होते हैं। तो ये केंचुए होते हैं वह मिट्टी को खाकर मिट्टी को क्या करते हैं, तो वह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका क्या होगा, तो वह आपका होगा केंचुआ। तो चलिए इसके सही जवाब को लिख लेते हैं जल्दी से। तो इसका सही जवाब हम लिखेंगे केंचुआ। केंचुआ। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है कि पादपों में डैश तथा डैश प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। देखिए पादप मतलब होते हैं जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं, सभी को हम पादप बोलते हैं। तो यदि आपने कोई पेड़ पौधे को उखाड़े होंगे या फिर उखड़ा हुआ देखा होगा, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि नीम का पेड़ जो कि हवा के जरिए भी किसी तरह से उखड़ जाता है, तो आप उनमें देखे होंगे तो कि उसकी जड़ें इस प्रकार से होती हैं कि आपका एक कोई जड़ होता है, बहुत मोटा होता है, फिर उसी में से आपके छोटे छोटे जड़ निकले हुए होते हैं। इस प्रकार से जड़ होते हैं। और इसी तरह आपने अगर मक्के को देखा होगा, फिर आपने कोई झाड़ी देखी होगी जैसे कि फुटूस की झाड़ी है या फिर कोई भी झाड़ी, तो आप उसकी जड़ें देखते हैं कि उसमें कोई मोटा जड़ नहीं होता है, सब इसी प्रकार के पतले पतले जड़ होते हैं। तो देखिए जिसमें मोटे जड़ होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं मुसला। इसे बोला जाता है साइंस में, विज्ञान में, मुसला जड़। और जिनमें मोटे जड़ नहीं होते, सिर्फ पतले पतले जड़ होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेशेदार जड़ें।
क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़ें, या फिर उसी को बोला था जिकड़ा जड़ें। तो चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह पहला हो जाएगा आपका मुसला, दूसरा रेशेदार। एक तो आपकी मुसला हो गई, मुसला जड़ें पाई जाती हैं, दूसरे रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। एक मुसला और दूसरी आपकी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो दो प्रकार की जड़ें पादपों में पाई जाती हैं, मुसला तथा रेशेदार जड़ें। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है कि हरे कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पौधों को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक को तो वृक्ष बोलते हैं, दूसरे को शाख बोलते हैं, तीसरे को झाड़ियाँ बोलते हैं। बताए थे वृक्ष जो होते हैं उसके तने मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं तथा वो भूरे रंग के होते हैं। और जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के तने छोटे होते हैं, मजबूत तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, और इसमें जो इसकी शाखाएं होती हैं वो नीचे से ही होती हैं। और शाख होते हैं जिनकी तनाएं हरे होते हैं, जो कोमल होते हैं, उन्हें हम लोग शाख बोलते हैं। तो आपको यही पूछा गया है कि हरे व कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो हरे व कोमल तने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग शाख बोलते हैं। तो आपका जो इसका अंतस्थियों का आंसर होगा वो आपका होगा शाख। इसका आंसर आपका हो जाएगा शाख। तो चलिए इसी तरह से अपने अगले सवाल को भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल आपका दिया गया है सवाल नंबर 3, बोला गया है कि मिलान कीजिए। तो देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पसली पिंजर होते हैं, जिन्हें कि हम लोग पसलियाँ बोलते हैं, हमारी छाती के पास होते हैं, हमारे पेट के ऊपर होते हैं, तो यह हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनकी ये क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तना, तना जो आप लोगों ने देखा होगा पौधे में, वो क्या करते हैं, पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, उसे खड़ा रखने में मदद करते हैं। तो आपके हो जाएंगे तने के ये काम। पत्तियाँ क्या करती हैं, तो देखिए पत्तियों में क्या होता है, यदि आप सुबह को पत्तियों को देखेंगे तो आप उन पे जल पाएंगे। क्या पाएंगे, जल आपको मिलेगा अगर आप उन्हें छूते हैं तो, जिन्हें हम लोग ओस कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब कि जो भी पानी पदार्थ के अंदर बचे रह जाते हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पाता है, तो वह पत्तियाँ वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं, जिन्हें कि वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। फिर मछली, मछली क्या करती है, मछली जल में गति कर सकती है, दौड़ सकती है। और स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या होते हैं, पादप का मादा जनन अंग। बताया कि पादप में भी 2 जनन अंग होते हैं, एक तो मादा होते हैं और एक नर होते हैं। तो जो स्त्री केसर होता है वह पादप का मादा जनन अंग है, और जो पुंकेसर होता है वह पादप का नर जनन अंग होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल में जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया वही दिया है, पर चित्र पहचान का नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें क्या, इसमें देखिए आपको कोई भी एक प्रमुख तना नहीं दिख रही होगी, सभी केवल रेशे के रूप में इस तरह से हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, रेशेदार। इसमें देखिए कोई प्रमुख तना दिख रही है और फिर उसी से दूसरे दूसरे तने निकले हुए हैं, तो यह आपके हो जाएंगे क्या, तो यह आपके हो जाएंगे मुसला। तो हमें इनके नाम लिखने के लिए बोले गए हैं और बोला है कि इनके उदाहरण दीजिए। तो पहला क्या लिखें, तो पहला तो जड़ का नाम लिखना है, तो लिखेंगे रेशेदार जड़ें, इसलिए मुझे इन्हें करना पड़ेगा जूम, और लिखेंगे रेशेदार रेशेदार जड़ें। और चलिए हमें 2 नाम पूछे गए, तो क्या नाम लिखिएगा। तो रेशेदार जड़ें आपको बताया कि आपने मक्के देखे होंगे, मक्का में क्या होता है, तो मक्का में आपका होता है रेशेदार जड़। और आपकी जो झाड़ियाँ होती हैं जिनमें कि आपके पुटूस लिख लीजिए, तो जो पुटूस होते हैं, तो पुटूस में भी क्या होती है, तो पुटूस में भी होती है रेशेदार जड़ें। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुटूस, पुटूस। तो पुटूस में भी होती हैं आपके रेशेदार जड़ें। तो इसके देखिए मैंने 2 उदाहरण लिख दिए, जड़ों के नाम भी लिख दिए। ये आपके क्या है, तो मुसला जड़ है, तो लिखेंगे यहाँ पे मुसला जड़। तो आपको लिखने हैं मुसला जड़। आपको इसके उदाहरण लिखने हैं, तो जितने भी पौधा हैं जिन्हें कि जैसे कि आप लिख सकते हैं, नीम है मेरा,
या फिर जो पीपल है, आपके आम हैं, सागवान हैं, शीशम हैं, चीड़ हैं, कटहल हैं, ये सब आपके हो जाते हैं क्या, तो ये सब आपके हो जाते हैं मुसला जड़ें। तो चलिए फिर देखते हैं अपने अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल और इस पेज का अंतिम सवाल है कि रोहन के घर में निम्नलिखित प्रकार के पादप हैं, उन पादपों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा। तो बोला गया कि रोहन है, उसके घर में बहुत प्रकार के पादप हैं और तो आपको उन पादपों का शिराविन्यास बताएं। तो आपको पहले वीडियो में बताएं कि इस तरह के, मान लीजिए कोई मेरा एक पत्ते हैं और इस पत्ते में आप देखे होंगे कि जैसे कि मकई का पत्ता है, गेहूं का पत्ता है, धान का पत्ता है, उसमें आप देखेंगे कि आपको इस तरह से धारियाँ मिलेंगी होती हैं। और आपके जो दूसरे पत्ते होते हैं, मैं पत्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये अगर आपके कोई एक पत्ते हैं, तो आप अन्य दूसरे पत्तियों में देखते होंगे कि आपका एक प्रमुख इस तरह से सिरा होता है और फिर इसी से इस तरह से अलग अलग सिरे निकले हुए होते हैं। तो देखिए जिसमें इस प्रकार के सिरे होते हैं उसको बोलते हैं समानांतर, क्या बोलते हैं इसको, समांतर सिरा विन्यास। और इस प्रकार की जिसमें सिराएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसे हम लोग बोलते हैं जालिका सिरा विन्यास। तो देखिए आपका मक्के में क्या होते हैं, मक्का का पत्ता देखें तो मक्के में आपके इसी तरह से होते हैं, तो मक्के क्या हो जाएंगे, समांतर सिरा विन्यास। लेकिन पीपल का पत्ता आपका कुछ इस तरह से होता है, तो ये आपका हो जाएगा जालिका सिरा विन्यास। गेहूं का भी पत्ता आपने इसी तरह से देखा होगा, तो गेहूं भी आपका हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास। तो हमें इनके नाम लिखने हैं, तो चलिए इनके नाम लिखते हैं एक एक करके। तो जो मक्का दिया गया, तो मक्का क्या हो जाएगा, तो मक्का का हो जाएगा हमारा समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास। तो एक तो हो गए हमारे समांतर सिरा विन्यास। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो दिया गया है आप देख सकते हैं, दूसरा हमारा है पीपल। तो पीपल क्या होते हैं, तो पीपल का जालिका होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे जालिका सिरा विन्यास। ये आपके हो गए जालिका सिरा विन्यास। अब अगला अगर आप देखें तो अगला फिर से आपको दिया गया है क्या, तो अगला दिया गया आपका गेहूं। चलिए गेहूं का लिखते हैं, तो गेहूं में भी क्या होते हैं, समांतर सिरा विन्यास। तो इसका भी आंसर हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पेज नंबर जो है 19 वह यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन अगले पेज में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हो दिख रहा होगा, SUBSCRIBE। तो आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। दबाने के बाद आपका इसका रंग चेंज हो जाएगा और आपका लास्ट में एक डी आ जाएगा और उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, घंटी को दबाने के बाद आपको ऑल दिखेगा, तो आप ऑल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जैसे कोई वीडियो बनाएं ये सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे है, इनमें भी आपके कुछ अधिक ही सवाल हैं देख। तो चलिए एक एक करके उनके सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं 6 नंबर देखा, पत्ती के चित्र में विभिन्न भागों में नामांकन कीजिए। तो ये पत्ती में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्र में जो आपको भाग दिखाइए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको दिए गए हैं नाम लिखने के लिए। तो आपको यहाँ पे हर एक के नाम लिखने हैं। तो चलिए हर एक के नाम लिखते हैं, किन भाग को आप लोग क्या कहते हैं। तो देखिए इसके मैं चित्र को जूम कर लेता हूँ, उसकी शुरुआत करता हूँ यहाँ से। तो देखिए आप तो सबसे पहले ये देख रहे होंगे
तो आपका ये जो पहला है जहाँ पे वो तने से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्णाधार। तो आपका जो पहला पार्ट हो गया वो आपका हो गया पर्णाधार। तो पहला जो आपका हो गया पर्णाधार। दूसरा देखिए आपके जो बीच के जो डंठल होते हैं पत्ती से और तने के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पर्णवृंत। तो दो नाम आपके हो गए। अब तो यदि तीसरे नाम की बात करें, देखिए अगर आप यहाँ पे एक और चिन्ह देख रहे होंगे, आपके ये वाले चिन्ह और ये वाले चिन्ह दोनों एक ही चिन्ह दिए गए हैं क्योंकि दो बार दे दिया गया है। ये यहाँ पे नहीं लिखाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखने का जगह नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको लिखने की जगह दिए गए हैं। तो इसे मैं वहाँ पे ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसे लिखने की जगह नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे होगा आपका पर्णाधार, ये आपका हो गया पर्णवृंत। उसके बाद आप देखिए, आप ये देख रहे होंगे तो आपका क्या क्या जो प्रमुख है, ये जो मुख्य सिरा है उसको मिलाया गया है। तो मुख्य सिरा को हम लोग बोलते हैं मुख्य सिरा। तो मुख्य सिरा का नाम ही है मुख्य सिरा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे मुख्य सिरा। तो ये आपका हो गया मुख्य सिरा। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप देखिए छोटे से सिरे को यहाँ पे मिलाया गया है, छोटे से सिरे को। तो छोटे से सिरे को सिर्फ हम लोग सिरा ही बोलते हैं। जो का छोटा सिरा है इसे हम लोग सिर्फ सिरा ही बोलते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसे हम लोग मुख्य सिरा बोलते हैं। तो ये आपके हो गए सिरा। उसके बाद देखिए ये आप देखते हैं पत्ती का सबसे ऊपर का भाग है, तो पत्ती के सबसे ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊपर का भाग। तो पत्ती के सबसे ऊपर के भाग को बोलते हैं शीर्ष। तो ये आपका हो गया शीर्ष। और आप देखिए यहाँ पे आपको और दिए गए हैं, देखिए पत्ती जो सिरा के बीच का भाग आपको दिखाया गया है, तो सिरा के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं फलक। तो सिरा के बीच के भाग को बोला जाता है फलक। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबका नामकरण कर दिया है, आप इन्हें एक बार जो अच्छे से देख के अपनी कार्यपुस्तिका में नोट कर लें। तो चलिए आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल दिया गया है, दिए गए चित्रों में आवासों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, इनके पादपों की विशेषताएं भी लिखिए। देखिए यदि आप इन चित्रों को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो पानी में है, और ये आपके कैक्टस के पौधे हैं, जो कि कैक्टस के पौधे और झाड़ियाँ आपकी होती हैं रेगिस्तान में। तो आपके जलीय पौधे हो गए और आपके रेगिस्तानी पौधे हो गए। आपको दोनों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। तो ये आपके हो गए जलीय पौधे। तो लिखेंगे जलीय आवास वाले पौधे। तो ये आपके हो गए जलीय आवास वाले पौधे। यदि आप इसको देखने क्या होते हैं, रेगिस्तानी पौधे। रेगिस्तानी, क्योंकि ये पौधे लगभग रेगिस्तान में उगते हैं इसलिए बोलते हैं इसको रेगिस्तानी पौधे या फिर रेगिस्तानी आवास वाले पौधे। तो हो गए। अब देखिए आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं कि यह होते हैं जल में, यह पौधे आपके जल में उगते हैं, या लिखिएगा कि आपके रेगिस्तान में उगते हैं। अब इनमें देखिएगा इनमें कांटे होते हैं, इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं। इनमें जो आपकी होती है इनमें अधिक कांटे आपके नहीं होते हैं, इनमें अधिक कांटे आपके नहीं होते हैं। आप इसमें लिखिएगा कि इसके पत्ते जो होते हैं पतले होते हैं, और आप लिखिएगा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वह मोटी होती हैं। तो आप इन तीनों को आप लिख लीजिएगा। यदि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना समय अभी नहीं है। तो अगला दिया गया कि पौधे में पत्तियों का क्या कार्य है। तो पौधे में पत्तियाँ क्या करती हैं? तो पौधे में पत्तियाँ जो जल बची हुई रह जाती हैं उसको निकालने का कार्य करती हैं, मतलब ये वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो क्या कार्य है? तो वाष्पोत्सर्जन। तो लिखेंगे कि पौधे में पत्तियों का जो कार्य है उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन करना मतलब कि जो जल बचे हुए रह गए पौधे के अंदर उन्हें निकालना। चलिए हमारा जो अगला सवाल दिया गया है वह आपको दिख रहा होगा, सवाल नंबर 9। बोला गया है कि
निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए। पराग कोश, वर्तिकाग्र, पटल, तंतु, वर्तिका, मध्यशिरा, अंडाशय, फलक और पर्णवृत्त, इनमें से आपके कौन से पुष्प के भाग हैं, कौन से आपके पत्ती के भाग हैं। तो आपको इन सभी को बोला गया है कि आप इन सभी को यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, उन कॉलम में आप इन दोनों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इन दोनों कॉलम में लिख लीजिएगा। पराग कोश आपका होता है पुष्प का भाग, वर्तिकाग्र होते हैं आपके पुष्प के भाग, तंतु आपके पुष्प के भाग होते हैं, वर्तिका आपके पुष्प के भाग होते हैं, और अंडाशय आपके पुष्प के भाग होते हैं। तो देखिए नीले कलर में मैंने पुष्प के भाग को दिखाया है, और चलिए पीले कलर में मैं पत्ती के भाग को आपको दिखा देता हूँ। तो पटल आपके पत्ती के भाग होते हैं, मध्य सिरा आपके पत्ती के भाग होते हैं, फलक आपके पत्ती के भाग होते हैं, पर्णवृंत आपके पत्ती के भाग होते हैं। तो देखिए जिनके नीचे आपको पीले कलर की लाइन दिख रही है वो सभी आपके पत्ती के भाग हैं, और जिनके नीचे आपको नीले रंग की लाइन दिख रही है वह सभी आपके पुष्प के भाग हैं। तो मैंने देखिए दोनों ब्रैकेट में भी दे दिए हैं रंग, तो आपको इन सभी को यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है वह बोला गया है कि निम्नलिखित के कार्य में अंतर लिखिए। तो बोला गया है कि आपको अंतर बताने हैं, किन में, तो जड़ एवं तना में अंतर बताने हैं, हिंज संधि और कंदुक हल्लिका संधि में अंतर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जड़ एवं तना, देखिए जड़ का कार्य क्या है, जड़ का कार्य है जमीन से जल व पोषक तत्व पौधे को देना, और तना का कार्य है पौधे को स्थिर रखना। तो चलिए लिखेंगे दोनों को। जड़ पौधे को जल प्रदान करती है, जड़ पौधे को क्या करती है, जल प्रदान करती है, को जल प्रदान करती है, लेकिन क्या है कि आपके जो तने हैं वो तने पौधे को स्थिर रखते हैं, लेकिन तना पौधे को स्थिर रखता है। तना क्या करता है, तना जो पौधे हैं उस पौधे को स्थिर रखता है। आप इन्हें अच्छे से लिखिएगा। तो तना पौधे को स्थिर रखता है। तो चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हिंज संधि एवं कंदुक हल्लिका संधि। देखिए जैसा कि अभी आपको बताया, हिंज संधि में आप अपने जो संधि है, आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो शरीर के अंग हैं, आप उन्हें केवल एक ही ओर मोड़ सकते हैं, आप उन्हें केवल एक ही ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन जो आपकी कंदुक हल्लिका संधि है उनमें वो आपका इस तरह से होता है, आप इन्हें देख लीजिए कि यह आपके एक कटोरे जैसा होता है। उस कटोरे में अगर आप इस तरह के डंडे रख दें, इस प्रकार के डंडे को, तो आप इस डंडे को आप चारों ओर इस तरह से आप घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं कि यहाँ घुमा सकते हैं। तो यह आपका हो गया कंदुक हल्लिका संधि, और इसी को बोलते हैं हम लोग हिंज संधि। तो हिंज संधि में क्या होंगे कि इनमें हड्डियाँ एक ही ओर मुड़ती हैं, कंदुक हल्लिका संधि में चारों ओर घूमती हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसे मुझे जूम करना पड़ेगा। लिखेंगे हिंज संधि में हड्डी केवल एक ही और केवल एक ही ओर मुड़ती है, जबकि
कंदुक खल्लिका संधि में चारों और क्या होती है, तो चारों ओर या घूमती, चारों ओर घूमती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हिज संधि में हड्डी केवल एक ही ओर मुड़ती है, जबकि कंदुक खल्लिका संधि में चारों ओर घूमती हैं। आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। चलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि अपने अच्छे से देखिए यहाँ पे लिख सकें। यदि मैं इसे हाथ से लिखता तो इतना अच्छा स्पष्ट नहीं होता और आप लोगों को भी इन्हें लिखने में असुविधा होती। तो आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए इस तरह से मैं अपना पेज नंबर 20 यहाँ पे समाप्त करता हूँ। लेकिन से समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब दिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, उसे दबा दें। उसे दबाने के बाद इसका रंग आपका काला हो जाता है, उसमें आपका लास्ट में डी आ जाता है और उसके नीचे बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, आप उस घंटी को भी ज़रूर दबाएं तथा उसके बाद आपको ऑल लिखा हुआ आएगा, उस ऑल को भी दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।